अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं, इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था, और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24, इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। मैं डेटा बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फोर्स गिवन है जो कि गिवन है 20 न्यूटन। कह रहे हैं एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स एट 2 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास उस बॉडी ने जो कवर किया वो मैं बता दिया कितना है, 2 मीटर्स है। कह रहे हैं इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, सॉरी मेकिंग ऑफ एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपके पास एंगल जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। कह रहे हैं आगे विद द फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इज, कितना वर्क हमारे पास ये फोर्स हमें करके देगी, ये हमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, वर्क डन जो होता है ना आपके पास मेरे बच्चों, वर्क डन हमारे पास होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कभी भी अगर आपने डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना भी है बच्चे, तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, देन दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसका कॉस निकाल लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स गिवन है दैट इज 20, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास गिवन है दैट इज 2, और कॉस थीटा पे आ जाएगा हमारे पास कॉस 30। अब जब आप इन लोगों को सॉल्व करते हो तो वर्क डन हमारे पास निकल के आ जाता है 34.64 जूल्स, which will make option A the correct option for this question. Moving on, question number 2. कह रहे हैं the rate of change of linear momentum. Linear momentum होता है P, इसका चेंज और उसका भी रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितनी देर में हमारे पास ये चेंज हो रहा है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा वो चेक करते हैं बेटा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी, बट चूंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोमेंटम कब चेंज होगा? जब ऑब्वियसली बात है उसकी चेंज होगी। मास तो बॉडी का हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से, और डिवाइड में किससे हो रहा है? हमारे पास टाइम से। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है डेल्टा वी ओवर टी, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये बराबर होता है एक्सेलरेशन के। तो मेरे पास क्या बच गया? m, और डेल्टा वी ओवर टी की जगह आ गया a। एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सबसे आइकॉनिक फॉर्मूला है हमारे पास, ये बराबर होता है f के।
तो यहाँ से मुझे पता चला कि डेल्टा पी ओवर टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के। अच्छा, मैथमेटिकली तो ये बात समझ में आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा इसको लॉजिकली भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बॉडी रुकी हुई है। अगर वो रुकी हुई है तो इसका मतलब इसके अंदर मोशन नहीं प्रेजेंट। मोशन नहीं प्रेजेंट, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, जिसकी वजह से बॉडी मूव करने लग गई। ये जो मूवमेंट इसमें आई, ये जो मोशन इसमें आई, ये मोशन का जो चेंज इसमें प्रोड्यूस हुआ है, किसकी वजह से हुआ, हमारी फोर्स की वजह से। अगर मैं फोर्स ना लगाता तो ये मोशन का चेंज भी नहीं आता। तो जितनी आप फोर्स लगाते हो उतनी जल्दी मोशन के अंदर चेंज प्रोड्यूस होता है, और जितनी आप फोर्स कम लगाते हो उतना आराम से मोशन के अंदर हमारे पास चेंज प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये एक्चुअली आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी, फोर्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 1 kg कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, सबसे पहले तो मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मास कितना आ गया हमारे पास, 1 kg। आगे कह रहे हैं कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है हमारी बॉडी, 1 मीटर्स। ठीक है। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड उस बॉडी की कितनी थी, हमारे पास 0। आगे कह रहे हैं इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स लगी, कितनी देर की लगी, कितनी देर के लिए आई, हमारे पास 1 सेकंड के लिए लगती है ये फोर्स आके आपके पास। कह रहे हैं इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना हमारे पास चेंज आएगा, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। आओ जरा इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। तो अब आपके पास अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है बेटा, कि आपके पास जब ये बॉडी ने आपके पास 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सी वेलोसिटी पुट करने वाले हैं सर हम लोग, स्टार्ट तो इसने इनिशियल से किया था, 1 मीटर जब इसने कवर कर लिया होगा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो मुझे यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी पुट करनी पड़ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। और आपके पास अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपने, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाएगी हाफ एम वी एफ स्क्वायर, माइनस क्या करना पड़ेगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि हो जाएगी हाफ एम वी आई स्क्वायर। मजे की बात, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, जिसकी वजह से आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, समझना इसको। -0, 0 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। एनीवेज, जब हम लोग आगे इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी निकालने जाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, समझिएगा। आपके पास एस गिवन है, आपके पास वी आई गिवन है, आपके पास टी गिवन है। एस, वी आई और टी, इनको यूज करते हुए हमारे पास लगती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1, वी आई हमारे पास है 0, टाइम हमारे पास है 1 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, और टाइम हमारे पास कितना है 1। आओ जरा सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ए, 2 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आप तो बिल्कुल डाइवर्ट हो चुके हैं अपने काम से, एक्सेलरेशन थोड़ी निकालनी थी, हमें तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। आओ अब फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Pf is equal to Vi plus At। Vi हमारे पास गिवन है 0, एक्सेलरेशन हमारे पास हम निकाल के आ चुके हैं 2, और टाइम हमारे पास कितना आ रहा है 1। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब आपके पास यहाँ को अगर मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो किसके बराबर था, आपके पास हाफ एम, मास हमें कितना दिया हुआ है 1 kg, मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है 2, और 2 पे लग जाएगा स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो किसके बराबर आ गया आपके पास, सिंपली यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 2 जूल्स, क्योंकि एक 2 बचा था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। तो अब करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लीजिए बेटा, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, 2 जूल्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4 कह रहे हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज। मान लो कि हमारे पास एक जमीन के ऊपर मैंने सिंपली आपके पास एक बॉक्स रखा, ठीक है, ये रहा वो बॉक्स, इस जमीन के ऊपर मैंने रखा हुआ है इसको। अब देखो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको पुश करना चाह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पुश करने में थोड़ी बहुत तो दुश्वारी होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास सरफेस जो है एक ऑपोजिट फोर्स जनरेट करता है, आपकी फोर्स के ऑपोजिट फोर्स जनरेट करता है, जो कि चाहती है कि आपकी मोशन रुक जाए, आपकी मोशन टूट जाए। ठीक है, उस फोर्स को हम कौन सी फोर्स कहते हैं, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे बस ये याद रखना कि कैपिटल फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स है जो मैं लगा रहा हूं, और ऑपोजिट उसके कौन लग रही है, हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। और ये भी अगर आप देखें जो सरफेस था हमारा, जो जमीन थी, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके पैरेलल होती है, ना कि परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होती है आपके पास, पैरेलल होती है, ना कि परपेंडिकुलर। आओ ऑप्शन ढूंढते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पैरेलल टू द सरफेस, ठीक कर रहा है, ठीक कह रहा है।
आगे क्या कह रहे हैं, एंड ऑपोजिट टू मोशन, बिल्कुल सही बात है, मोशन को अपोज करेगी लेकिन सरफेस के पैरेलल होगी, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर भी देख लो कहीं और, ऐसा तो नहीं कि कोई और भी सेलेक्ट आपके पास करेक्ट आ गया हो। बी में परपेंडिकुलर का नाम नहीं गलत कर दिया, सी में पैरेलल टू लिखा है, आगे क्या लिखा है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनका मतलब हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो सी भी कट जाता है, और ऑटोमेटिकली डी क्यों कट जाता है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर का वर्ड मेंशन हो चुका है। तो एनीवेज आपके पास पैरेलल होती है फ्रिक्शनल फोर्स, और हमेशा ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, सही है, मूव्स अलोंग, सबसे पहले तो स्पीड आ गई हमारे पास, लिख देता हूं मैं अपने पास 2 किलोमीटर पर आवर, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर्स, रेडियस कितना है इस कर्व का हमारे पास, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मेरे बच्चे रेडियस हमें दिया हुआ है 100 मीटर्स। अब रेडियस आपके पास अगर 100 मीटर्स है, जरा सवाल के ऑप्शंस तो देखो क्या है, ऑप्शन सारे के सारे किलोमीटर पर आर स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, सिवाय डी के जो कि आर क्यूब में, यानी कि हमारा जो ऐसा यूनिट यहाँ पे वो यूज नहीं हो रहा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लिमिटेशन हम लोगों ने किस में रहना है, किलोमीटर्स में रहना है, तो मुझे रेडियस को यहाँ पे 100 मीटर से किस में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर्स के अंदर। अब आओ पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो, तो मेरे बच्चे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v स्क्वायर ओवर आर, नाउ v इज 2 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है हमारे पास 0.1, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास, अगेन समझना 4 किस में आया था, किलोमीटर पर आर, इसके ऊपर था लगा हुआ क्या हमारे पास, स्क्वायर, ठीक है, और आर पे भी क्या लग गया, स्क्वायर, और रेडियस किस में 0.1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यूनिट क्या बन जाएगा 40, पहली बात तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 40, और यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आर स्क्वायर। नाउ लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाता है ऑप्शन सी, 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ अ पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम देन इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, अच्छा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि जो ज्यादातर बच्चों को आपके पास याद ही होता है, रटा वही होता है, अगर मैं वो यहाँ पे मेंशन करूं, फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे पता लगता है कि जो टाइम पीरियड है मेरे बच्चे पेंडुलम का, वो एक तो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के ऊपर डायरेक्ट नहीं, लेंथ के स्क्वायर रूट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्चुअली आपके पास, लेकिन फिर भी लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, तो जितनी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, टाइम पीरियड उतना ही हमारे पास कम होता चले जाएगा, सिंपल सी बात है, जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी उतनी तेजी से पेंडुलम मूव करेगा, तो टाइम पीरियड हमारे पास कम हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है भाई, किस पे डिपेंड करता है, ए कह रहा है एम्पलीट्यूड है ही नहीं सर फॉर्मूले में, बी कह रहा है वेवलेंथ सर फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा, सी कह रहा है मास वो भी फॉर्मूले में नहीं आ रहा, डी कह रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, डी, लेंथ ऑफ पेंडुलम। मूविंग ऑन, कह रहे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू, सारे ऑप्शंस केल्विन में है, तो मुझे यहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन का आपस में जो कन्वर्टिंग फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो आपस में मेरे बच्चे कन्वर्टिंग फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास TF -32 डिवाइडेड बाय 180, बराबर होता है केल्विन स्केल में TK -273 डिवाइडेड बाय 100। अब एक अंडे से एक अंडा तो मैंने एज इट इज काट दिया, ठीक है, आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास कितनी है 122, माइनस क्या हो रहा है 32, डिवाइड किससे हो रहा है 18 से, यहां से मल्टीप्लाई होने कौन आ गया 10, ठीक है, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास TK -273, मुझे यहाँ पे केल्विन का ही टेम्परेचर निकालना है, तो 273 जो कि यहाँ पे माइनस हो रहा है वो दूसरी तरफ पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटा। जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज उठा के कैलकुलेटर में पुट करते हो, जो कि हमारे पास हमें आंसर देंगे केल्विन स्केल के अंदर, वो आपके पास हो जाएगा 122 -32 डिवाइडेड बाय 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके 50 के, और 50 के साथ साथ 273 जो माइनस हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो 273 प्लस हो गया। अब 273 प्लस हो गया हमारे पास जब, तो आंसर फाइनल क्या बन के आ गया हमारे पास 323 केल्विन, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आ जाता है वो बन जाता है हमारे पास सिंपली क्या 323 केल्विन, ऑप्शन सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 8 कह रहे हैं इन स्टेशनरी वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एंटी नोड्स, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं बेटा, कि जब आपके पास एक फॉरवर्ड मूविंग वेव सेम जिसका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ एक बैकवर्ड मूविंग वेव के आपके पास बराबर हो जाता है, और दोनों जब सुपर इम्पोज करती हैं
देखो डायग्राम थोड़ी सी खराब बनी है, दोनों जब सुपर इम्पोज करती हैं आपके पास, तो हमारे पास ऐसा पेयर होता है कि ये दोनों रुक गई हैं, इवन दो दे आर ट्रेवलिंग, बट ये अपेयर करती हैं कि ये स्टेशनरी वेव जैसी हमारे पास फॉर्म में आ गई हैं या लूप्स की फॉर्म में आ गई हैं। अब इन लूप्स के अंदर बेटा जो आपके पास ये नोड्स, ओ सॉरी, ये जो हमारे पास लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं नोड्स, ठीक है, ये आपके पास हो जाते हैं नोड्स। जबकि हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स जो है हमारे पास ये कहलाते हैं एंटी नोड्स, ठीक है। अब सवाल में कह रहे हैं कि भाई आप ये बताओ एंटी नोड से एंटी नोड तक का क्या फासला होगा। तो अगर हम देखें एंटी नोड से एंटी नोड तक का क्या फासला होगा, आपके पास एक पूरी वेव का जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारे पास लैम्डा। नोड से नोड अगर पूछा जाता तो ये लैम्डा का हाफ हो जाता, यानी कि लैम्डा बाय 2। सिमिलरली जब एंटी नोड से एंटी नोड पूछा जाएगा तो जैसे नोड से नोड लैम्डा बाय 2 आया है, एंटी नोड से एंटी नोड भी क्या बन जाएगा हमारे पास, लैम्डा बाय 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन बी, लैम्डा बाय 2। मूविंग ऑन, कह रहे नाइन्थ में अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। आपके पास सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का जिक्र है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये आ गई हमारे पास प्लस का 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहे इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज का मतलब क्योंकि जो भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या है, होगी क्या, वो नेगेटिव होगी। कह रहे हैं विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में डबल है, जिसका मतलब मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो गई है, 2 गुना। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है Q ओवर P, ये बराबर हो गया किसके, 2 गुना के। तो Q का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, 2P। और Q चूंकि इरेक्ट है, आपके पास एक वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है, तो आपके पास Q की वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव साइन हमारे पास इरेक्ट या वर्चुअल होने का हो गया। आओ अब इसमें लेंस फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं हमारे पास जो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है, और पूछा क्या जा रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि P की वैल्यू बताइए। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। और क्यू की जगह पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर 2p। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2p, ये बन जाएगा 2 माइनस 1। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच गई, 1 ओवर 2p। आओ जरा p को अकेला करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर 2p। तो p की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चे, p की इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास f दूसरी साइड चले जाएगा, f ओवर 2। आओ इक्वेशन को सॉल्व कर लें, फोकल लेंथ हमें गिवन है 20, डिवाइड किससे हो रहा है, 2 से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बन गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 10 में कह रहे सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग इट्स राइजिंग एंड सेटिंग। ऐसा होता है, सूरज जब तुलू हो रहा होता है और जब गुरूब हो रहा होता है तो हम लोगों को कैसा नजर आता है, हम लोगों को रेडिश नजर आता है। उसका कलर रेड क्यों नजर आ रहा है भाई, ऐसा हमारे पास क्या रीजन हो सकता है, क्या डायफ्रैक्शन रीजन, क्या रिफ्रैक्शन रीजन, क्या स्कैटरिंग है, या क्या ये है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। आओ देखते हैं। तो देखो आपके पास इस चीज को जो एक डायग्राम से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बेटा। देखो सूरज जब हमारे सर पर होता है तो सूरज का हमसे जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्वियस सी बात है कम होता है, किसके मुकाबले में, जब या तो वो राइज कर रहा है या वो सनसेट कर रहा है। क्योंकि जब वो डूबने वाला है तो वो हमसे दूर जा चुका है और वो सूरज अर्थ के किसी दूसरे कॉर्नर के ऊपर हमारे पास राइज हो रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से इस बात को समझना कि जब वो आपसे दूर हो गया, इसका मतलब लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है आप तक पहुंचने के लिए। और जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो बीच में एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनसे लाइट स्कैटर होने लग जाती है। और स्कैटरिंग के दौरान जो शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं वो आपके पास इजीली स्कैटर हो जाती हैं, और जो लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं वो इजीली स्कैटर नहीं होती। अब शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ को हम लोग क्या करेंगे, देखो शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो इजीली स्कैटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नजर नहीं आती। अब हमारे पास जो व्हाइट लाइट सन से हम तक आ रही है, दैट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विबग्योर, जिसमें वी और वायलेट आई, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी ना बेटा विबग्योर, ये हमारे पास है इंक्रीजिंग वेवलेंथ की सीक्वेंस, ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ की सीक्वेंस। तो हमेशा याद रखना जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो स्कैटर हो जाएगी। आप देखें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये शॉर्टर वेवलेंथ्स होती हैं, ये स्कैटर हो जाती हैं हमारे पास। अब नॉर्मली येलो, ऑरेंज और रेड कलर का हमें क्यों नजर आ रहा होता है, क्योंकि अक्सर ये जो ग्रीन तक की वेवलेंथ्स हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं, ये स्कैटर हो गई। तो हम तक कौन सी पहुंच पाई, येलोइश, ऑरेंजिश या रेडिश। तो ज्यादातर सेट होते टाइम हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो पहुंच पाती है, और वो होती है हमारे पास रेड कलर की। तो अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रास्ते में बाकी सारी वेवलेंथ स्कैटर हो गई हैं। अगर वो स्कैटर हो गई हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, scattering of light. Moving on,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं दी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी हम लोगों को किसने दी थी बेटा? न्यूटन ने दी थी, जिसमें उसने कहा था कि कॉर्पस्क्यूल्स की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, या आसान जबान में लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। अब लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, न्यूटन तो इस बात को प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन फिर इसको किसने सपोर्ट किया आके? हाँ बिल्कुल सही है, आइंस्टाइन ने करा इसको सपोर्ट आके। बट आइंस्टाइन की कौन सी थ्योरी ने? आइंस्टाइन की सर इतनी सारी थ्योरीज हैं, या मेंशन्ड ही नहीं है किस थ्योरी की बात हो रही है, तो इस वजह से हम लोग इसको करेक्ट ऑप्शन फिलहाल तो नहीं मान सकते। बी में कह रहे हैं ह्यूजन थ्योरी। नहीं, ह्यूजन ने नहीं करा था ये काम, क्योंकि ह्यूजन की थ्योरी तो ये है भाई कि जब भी हमारे पास किसी सोर्स से जो लाइट रेज निकल रही होती हैं, उनका जो वेव फ्रंट बनता है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो ईच पॉइंट ऑन दैट वेव फ्रंट इज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहां पे तो कहीं पार्टिकल का तस्करा ही नहीं है, तो इसलिए ह्यूजन थ्योरी कट जाती है। सी में आता है प्लांक थ्योरी। अच्छा, प्लांक थ्योरी क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि प्लांक ने सिर्फ ये बताया था कि लाइट कहीं पे एब्जॉर्ब हो रही हो या कहीं पे इमिट हो रही हो कहीं से, तो वो आपके पास डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और ज्यादातर जो प्लैंक का काम था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को लेकर था, जहां पे लाइट का पार्टिकल होने का जिक्र इतना ज्यादा खास हमारे पास आया नहीं, तो प्लैंक इस वजह से कट जाता है। पीछे बचता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली बात तो ये बच गया, तो यही ऑप्शन हुआ, सीधी बात है। बट क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आइंस्टाइन का काम, आइंस्टाइन ने काम करके दिया था। ये क्या किया था उसने? आइंस्टाइन ने एक काम किया कि फोटॉन्स को, लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं, उनको मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाया, जिसकी वजह से मेटल के अंदर आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो आपके पास इजेक्ट आउट हो गए, वो बाहर निकल गए। इसका मतलब फोटोन आके उससे टकरा रहा है, और टकरा के क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहा है निकाल के। यानी कि यहां पे टकराने का कॉन्सेप्ट आ गया है, और टकराने का मतलब कोलिजन, और कोलिजन आपके पास प्योरली किसकी बिहेवियर होता है? पार्टिकल का बेटा। अगर पार्टिकल का बिहेवियर है तो इस तरह से न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी भी हमारे पास सपोर्ट हो गई, और करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि दिया हमारे पास आइंस्टाइन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहे हैं, if the direction of the current is upward in a wire, the direction of the magnetic field in the wire should be। देखो बेटा, ये डायरेक्शन निकालने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो कहलाता है राइट हैंड ग्रिप रूल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी बना के दिखाई है। देखो, ये एक वायर है जिसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, नजर भी आ रहा होगा आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की मूवमेंट होती है, तो करंट अपवर्ड मूव करता हुआ जा रहा है। अब ये जो अपवर्ड मूव करता हुआ जा रहा है, हम क्या करेंगे? हमारा जो थंब है, वो थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और आपके पास उस वायर के अराउंड जब अपनी फिंगर्स रैप करोगे, तो आपकी फिंगर्स की जो रैपिंग है ये शो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कर्ल्ड हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रैपिंग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हो डायग्राम में, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। 13 कैन टू कन्वर्ट अ गिल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर यू वुड नीड टू ऐड। आपको क्या ऐड करना चाहिए? देखो, गिल्वेनोमीटर को अगर आपने एमीटर बनाना है तो आप किस तरह से इसको काम करोगे, समझना है इस बारे में बेटा। देखें, गिल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए सिंपली पहले तो ये समझो, गिल्वेनोमीटर हमारे पास एक कॉइल है। गिल्वेनोमीटर की आपके पास इतनी लिमिटेशन होती है कि उसमें से बहुत ही छोटा सा करंट पास हो सकता है, मिली या माइक्रो एम्पेयर्स तक का करंट पास हो सकता है, तो उसकी लिमिटेशन ही नहीं है इतनी ज्यादा कि वो ज्यादा करंट को गुजार सके। तो अगर तुमने ज्यादा करंट मेजर करना है, या कोई आपने ऐसी डिवाइस बनानी है जिसमें ज्यादा करंट पास हो सके, सच एज एन एमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गिल्वेनो की तो औकात नहीं है कि उसमें ज्यादा करंट जा सके, तो गिल्वेनो के अंदर से आपको ऑल्टरनेट पाथ निकालना पड़ेगा करंट के लिए, और ऑल्टरनेट पाथ को हम क्या कहते हैं? आपके पास पैरेलल। और उस ऑल्टरनेट पाथ पे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस छोटी से छोटी लगी हुई हो। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें से ट्रेवल करते हुए जाए और हम उसको मेजर कर लें। अब ऐसी डिवाइस को कहते हैं हम लोग एमीटर, जिसके अंदर गिल्वेनोमीटर के साथ आपको क्या करना पड़ा? एक स्मॉल रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ गया। किसके साथ? गिल्वेनो के साथ। तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास फिर इस तरह से? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपसे कह रहे हैं, इफ 10 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 10 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा जी, 10 रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। आओ पैरेलल का फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस जो होती है पैरेलल के अंदर, वो बराबर होती है 1/R1 प्लस 1/R2। करते 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 कितने लगाए हुए हैं? 10 तक, वो तो 1/R10 तक आ गए। पहले की वैल्यू कितनी है? 1/10। दूसरे की भी कितनी है? 1/10। तीसरे की भी कितनी है? 1/10। कितनी दफा प्लस करूंगा 1/10 को? कितने लगाए भाई? 10 लगाए, 10 दफा कर दो। तो भाई सर एक काम करें ना, थोड़ी सी मैथ्स यूज कर लेना दिमाग में अपने। 10 दफा प्लस करने का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 1/R की वैल्यू क्या हो गई? 10 से 10 कट गया।
आर की वैल्यू मेरे पास घूम फिर के आ गई 1 ओम्स, जिसका मतलब आपके पास अगर आप गौर से देखें भी तो पैरेलल के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। 10 रेजिस्टर्स लगाए 10 ओम्स के पैरेलल में, ओवरऑल कितनी हो गई 1 ओम्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास? ऑप्शन ए 1 ओम्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्शन इनमें से कौन करता है चारों में से? इसके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल अटैच किया यहाँ पे। इस टेबल में आप देख सकते हो कि जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे अच्छी होगी और रेजिस्टिविटी यानी कि करंट को रोकने की वैल्यू सबसे बेकार होगी, वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो रेजिस्टिविटी सबसे कम आ रही है सिल्वर की और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा आ रही है सिल्वर की अगेन। कॉपर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है, गोल्ड उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर आ रहा है इन लिस्ट में से, जो लिस्ट हमें दी हुई ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। और जिंक की तो इतनी कम होती है कि वो इस लिस्ट में भी सबसे नीचे है, तो इस टेबल में शामिल भी नहीं हुआ। इस टेबल में हमारे पास सिर्फ टॉप कंडक्टर्स को हम लोगों ने रखा हुआ है, तो इसके नीचे चले जाता है आपके पास जिंक, जिसका मतलब जिंक की तो सबसे कम ही हो गई कंडक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया हमारे पास? डी सिल्वर, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी और उसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है? सबसे कम। ठीक है मेरे बच्चे, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भाई, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा रहे हैं, कहां से? फ्रॉम अ मेटल, एक मेटल में से इजेक्ट करवा रहे हैं, सही है, लेकिन कैसे इजेक्ट करवा रहे हैं भाई? आगे क्या लिखा हुआ है? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, जब उस पर लाइट आके पड़ती है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है भाईजान? ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास आइंस्टाइन का सबसे मशहूर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मींस लाइट, इलेक्ट्रिक मींस चार्जेस और करंट। तो फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस और करंट, यानी कि वो इफेक्ट जो कि लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का हो रहा है या लाइट से इलेक्ट्रॉन्स निकालने का हो रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 300 हर्ट्ज। अच्छा जी, पैसेज थ्रू अ सर्टेन मीडियम विद वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1200 मीटर पर सेकंड। इट्स वेवलेंथ इज, वेवलेंथ मेरे बच्चे रेशियो होता है स्पीड और फ्रीक्वेंसी का, बस सिंपली डिवाइड कर दो, 1200 डिवाइडेड बाय 300, दो अंडों से दो अंडे कट गए और 3 4 हो गया हमारे पास 12। तो आंसर क्या आ गया वेवलेंथ का? आपके पास 4 मीटर्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं ऑडिबल साउंड वेव्स डू नॉट कास्ट शेडो बिकॉज देयर वेवलेंथ्स आर। ऐसा क्या हो रहा है साउंड के साथ कि वो शेडो कास्ट नहीं कर पा रही? देखो नॉर्मली आपके पास जब आप किसी भी साउंड वेव के आगे आके खड़े होते हो तो आप एक ऑब्स्टिकल हो, लाइट वेव के आगे खड़े होते हो आगे तब भी एक ऑब्स्टिकल हो, मगर लाइट वेव की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि आप उसके लिए गैप के तौर पे काम नहीं करते और वो आपसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक है, आपसे रिफ्लेक्ट होकर जब चली जाती है तो आपके पास या तो वो आपसे रिफ्लेक्ट होकर जब जा रही है तो हमारे पास हमारे पीछे नहीं फैल रही, लेकिन साउंड वेव में क्या होता है? साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा नॉर्मली वो 1.7 सेंटीमीटर से लेके 17 मीटर्स तक की रेंज कर सकती है। ठीक है, जो ऑडिबल साउंड है, जो सुनाई दे जाने वाला साउंड है। अब सुनाई दे जाने वाले साउंड के साथ होता क्या है कि उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। अब उसकी वेवलेंथ अगर आप देखें नॉर्मल लाइट से तो काफी ज्यादा ही बड़ी है। नॉर्मल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻7 मीटर्स के अंदर होती है, जबकि आपके पास ऑडिबल साउंड की उससे बहुत ही बड़ी आ रही है यार। अब जब इतनी बड़ी वेव आएगी और उसके सामने एक ऑब्स्टिकल ला के रख दोगे तो वो उस ऑब्स्टिकल से बेंड हो जाएगी, हमारे पास उस ऑब्स्टिकल के अराउंड क्या करेगी? बेंड हो जाएगी और बेंड होके पीछे की तरफ फैलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, कोई मेरे सामने खड़े होकर साउंड इमिट करता है तो वो साउंड इमिट होगा, मुझ तक आएगा, मुझसे आके टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने से ज्यादा आपके पास क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा कुछ पोर्शन, लेकिन जो मेरी एजेस से टकरा रहा होगा साउंड, वो एजेस से टकरा के डाइफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा और फैलेगा पीछे की तरफ। तो आपके पास इस वजह से साउंड जो है वो डाइफ्रैक्ट होता है और कास्ट नहीं कर पाता कोई शेडो, जबकि लाइट कर पाती है। क्यों? क्योंकि साउंड की जो वेवलेंथ है वो लाइट के मुकाबले में क्या है? हमारे पास बहुत बड़ी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? टू लार्ज। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर। इनमें से कौन स्केलर की एग्जांपल है? पोटेंशियल। देखो जो पोटेंशियल होता है हमारे पास किसी भी चार्ज के पास या फिर किसी भी फील्ड का, वो पोटेंशियल हमारे पास गिवन होता है यू से और उसकी वैल्यू होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
जिसमें वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सर पोटेंशियल आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं कहीं और भी कोई ना हो। मोमेंटम, बेटा मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मोमेंटम इज द मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो नॉर्मली मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास स्पेसिफाइड होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसका मतलब मोमेंटम तो वेक्टर है, कट गया। सी, फोर्स, फोर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बिना किसी डायरेक्शन के फोर्स कभी भी अप्लाई नहीं होती हमारे पास, ये भी वेक्टर हो गया। तो ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑप्शन तो यही बन जाता है। लेकिन फिर भी डी देख लेते हैं क्या है। डी में कह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ये दूसरा नाम है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये भी एक डायरेक्शन रखती है, ठीक है मेरे बच्चे, जो कि पॉजिटिव से अवे होती है और नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास 19 का, ऑप्शन ए पोटेंशियल। मूविंग ऑन 20, कह रहे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। किसी भी बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ए ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ, बी ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, सी कुड बी मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन करंट। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन करंट। ज्यादा का थोड़ा सा देखते हैं, कम का तो चलो देखा जा सकता है। मैं समझाता हूं कैसे। डिपेंडेंट ऑन द करंट ड्रॉन, कि जो करंट उसमें से निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है, और समझते हैं। देखो आपके पास एक बैटरी जो होती है, इस बात को समझना, बैटरी का काम क्या होता है, किसी भी चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के उसको हाई पोटेंशियल पे कन्वर्ट करना, उसको एनर्जाइज करना, उसको एनर्जी देना, आसान जबान में उसकी खिलाई पिलाई करना, उसको रोटी खिला देना आसान जबान में। अब वो रोटी खिला के चार्ज क्या होता है गरीब, वो चार्ज निकलता है हमारे पास किसी सर्किट में। फॉर एग्जांपल एक लैंप लगा दिया आपने सर्किट में, उस लैंप में जाता है, लैंप में जाता तो वो अच्छा खासा एनर्जेटिक है, लेकिन लैंप उसकी सारी एनर्जी यूटिलाइज करके उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वो चार्ज आ जाता है लो पोटेंशियल पे, और लो पोटेंशियल थका आ रहा चार्ज पहुंचता है बैटरी पे। बैटरी का दोबारा काम क्या है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। अब बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है मेरे बच्चे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास ईएमएफ, जो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जा रही है। लेकिन कभी कभार नुकसान क्या होता है, कभी कभार क्या, हमेशा ही देखो आपके पास ये जो बैटरी है ये भी किसी न किसी मेटल की बनी हुई होगी, और इसके अंदर भी नॉर्मली केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर भी चुन्नी मुन्नी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो बैटरी ने जो वर्क किया था इस लो पोटेंशियल चार्ज को हाई पोटेंशियल पे लाने के लिए, जिसको हम कह रहे थे ईएमएफ, ईएमएफ का छोटा मोटा हिस्सा बैटरी के अंदर ही टूट जाएगा, जो कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट होगी, उसी में थोड़ा सा टूट जाएगा। तो जब हम लोग बाहर बैटरी के टर्मिनल्स पे से वोल्टेज मेजर कर रहे होंगे तो वो उसके ईएमएफ के बराबर नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस में ही टूट गया। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप बैटरी को किसी सर्किट से ज्वाइन कर देते हो। तो जब आप बैटरी को सर्किट से ज्वाइन कर रहे होते हो तो ईएमएफ जो है वो बड़ी आती है वोल्टेज से, जिसका मतलब आपके पास टर्मिनल वोल्टेज से बड़ी हो गई। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन तो बी बन गया सर। फिर ऑलवेज लेस देन ईएमएफ नहीं, बी में लिखा हुआ है ऑलवेज। ऑलवेज का मसला है सवाल में। आओ जरा ऑलवेज को थोड़ा सा और देख लेते हैं उठ के अपने पास। कैसे? देखें आपके पास, अगर मैं इस बैटरी को किसी भी चीज से कनेक्ट ना करूं, किसी भी चीज से कनेक्ट ना करूं, फिर क्या होगा? फिर तो ऑटोमेटिकली जितना इसका ईएमएफ है, जब इसमें से कोई करंट ड्रॉ हो ही नहीं रहा, कोई करंट ड्रॉ हो ही नहीं रहा, पहले तो करंट ड्रॉ हो रहा था ना इसमें से, तभी इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ रहा था उस करंट को, और ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी बहुत टूट जाती थी वहां पे। अब जब कोई करंट ही ड्रॉ नहीं होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम ही नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? टर्मिनल के वोल्टेज के। ठीक है, टर्मिनल के वोल्टेज के, इन टर्मिनल्स के ऊपर अगर मैं वोल्टमीटर लगाऊंगा तो ईएमएफ के बराबर ही आ रहा होगा। इसका मतलब ईएमएफ और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कि करंट है सर्किट में या नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, डिपेंडेंट ऑन करंट ड्रॉन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 21 में कह रहे हैं रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, रेन ड्रॉप स्फेरिकल होते हैं बेटा सरफेस टेंशन की वजह से। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन आपके पास एक ऐसा फिनोमेना है जो कि कोशिश ये करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं, ज्यादा बेहतर हमारे पास हम बात करेंगे लिक्विड की, कोई भी लिक्विड जब भी वो आपके पास फॉलिंग स्टेज में हो तो वो ऐसी शेप एक्वायर कर ले जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास लीस्ट हो जाए। ठीक है, ये रेशियो कितना हो जाए हमारे पास? लीस्ट हो जाए। और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लीस्ट होता है फॉर अ स्फेरिकल फिगर। ठीक है, सरफेस एरिया
टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास सबसे छोटा किसके लिए होता है, एक स्फीयर के लिए होता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है 21 का ए, बिकॉज सरफेस टेंशन इज द फोर्स व्हिच मेक श्योर कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लीस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास ए, सरफेस टेंशन। 22 कह रहे लेंस लॉ प्रोवाइड अ रिलेशन बिटवीन, लेंस लॉ आपके पास किन के दरमियान रिलेशन प्रोवाइड करता है, देखते हैं। देखो लेंस ने हमें क्या समझाया था, लेंस ने ये समझाया था कि अगर कहीं पे भी इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ या करंट तो उसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। उसने ही सिखाया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आपके पास कैसे निकाली जा सकती है, वो ऐसे निकाली जा सकती है कि वो हमेशा ऑपोजिट होती है। किसके ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट होती है टू द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, जिसकी वजह से वो आपके पास आई है जो वजूद में, उसी को अपोज करती है। अब किसकी वजह से वजूद में आती है ये बताता है फेरेडे। फेरेडे ये कहता है कि भाई आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो पता है क्यों होगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो किसके ऑपोजिट होने वाली है, किसकी वजह से आ रही थी, वो फ्लक्स के चेंज की वजह से आ रही थी ना, तो इसी के ऑपोजिट होगी। इसका मतलब इन फॉर्मूले में लेंस ले आपके पास किन दो चीजों का आपके पास रिलेशनशिप डिफाइन किया है, क्या करंट और मैग्नेटिक फील्ड का किया है, नहीं सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ का किया है। किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो इनका रिलेशनशिप आपके पास लेंस के लॉ में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं क्योंकि फोर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं दिया हुआ, ऑप्शन डी भी नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है सवाल में, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस हैज प्रेशर P, सही है। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इफ द प्रेशर बिकम्स 3P कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बेटा प्रेशर और टेम्परेचर का तो आपस में फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, हो जाता है हमारे पास P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधी सी बात है, अगर कंटेनर में बंद गैस का तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज हो जाएंगे और वो ज्यादा फोर्स से मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे दीवारों को भी और पिस्टन को भी जिसको आपने ऊपर लगाया होगा कंटेनर के। तो इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होता चले जाएगा उतना ही प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आओ वैल्यूज पुट करते हैं। P1 तो हमारे पास है P, P2 क्या बोला हुआ है 3 गुना हो गया 3P हो गया, ठीक है। T1 कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मेरे बच्चे हमेशा एक बात याद रखना, टेम्परेचर अगर अकेला आ रहा है यानी कि उसके साथ डेल्टा नहीं लगा हुआ कहीं पे, तो आपको लाजमी है कि आप उस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि सेल्सियस वाले के साथ नहीं। तो T1 की वैल्यू हमारे पास जब 15 के अंदर आप लोगों ने 273 प्लस ऐड किया या ऐड किया तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 288। अब 3P का किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास T2 से, मैं कह देता हूं वो टेम्परेचर है लेट से T। आओ इसकी वैल्यू निकालती है, P से P कैंसिल हो गया, ठीक है। T दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 288 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। तो जब आपने सिंपली 288 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 864, बट चूंकि आपने आंसर सवाल केल्विन में लिया था तो आंसर भी केल्विन में आया। लेकिन ऑप्शन में चचा ने फिर घुमा दिया। मैं चचा कह रहे हैं कि भाई देखो सारे आंसर्स हैं सेल्सियस में, तो क्या तुम्हें सेल्सियस में कन्वर्ट करना आता है? जी सर आता है यार, जब हम लोगों ने केल्विन में कर दिया तो ये भी कर सकते हैं। 273 माइनस कर देंगे, जैसे ही मैंने उठा के 273 माइनस किया आपके पास इसमें से, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 864 माइनस 273 is equal to 591 degree Celsius. Now look for the correct option. It is option B. Oh, sorry, option C. 591 degree Celsius. Moving on. Question 24. कह रहे when a current होता है हमारे पास I की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 एम्पियर, is maintained for 2 minutes. कितनी देर के लिए मेंटेन किया आपने? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएंगे 120 सेकेंड्स। पूछ रहे हैं द चार्ज दैट फ्लोज, कितना चार्ज इसमें से गुजर रहा होगा? तो बेटा चार्ज जो होता है वो प्रोडक्ट होता है करंट और टाइम का। करंट की वैल्यू दी हुई है 10, टाइम की वैल्यू दी हुई है 120, मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, ये हो जाएगा 1200। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास कूलम। तो अब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? ऑप्शन डी 1200 कूलम्स। ठीक है भाई, आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
25 में कह रहे हैं अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या लिखी हुई है, अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहता हूं एक मैग्नेट परमानेंट मैंने लाके रख दिया नॉर्थ साउथ, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑब्वियसली बात है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये आ गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अलोंग दिस मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज भी मूव कर रहा है, ये रहा वो चार्ज क्यू, ये भी अलोंग दिस मैग्नेटिक फील्ड मूव करता हुआ जा रहा है बेटा। अगर अलोंग दिस मैग्नेटिक फील्ड मूव करता हुआ जाएगा तो आओ जरा फोर्स निकालते हैं। बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, किसी भी चार्ज के ऊपर जो लग रही होती है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर होता है क्यू बी बी साइन थीटा। जब साइन थीटा लग रहा है हमारे पास तो साइन थीटा, अगर आप देखें यहाँ पे चार्ज की जो वेलोसिटी है वो भी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, साइन जीरो। साइन जीरो बराबर होता है जीरो के, जिसकी वजह से ओवरऑल फोर्स क्या बन गई मेरे बेटा, जीरो। जब कोई बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रही तो उसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं हो सकता। जब वर्क ही नहीं हो रहा होगा तो वो कोई एनर्जी भी तो गेन नहीं करेगी, जिसका मतलब आपके पास करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, नो एनर्जी। कोई एनर्जी गेन नहीं करी हमारे पार्टिकल ने। हाँ, अगर तो ये परपेंडिकुलर होता फिर मैं बताता कि आपके पास इसमें क्या चेंजेस आते हैं, इस पे फोर्स लगती है एंड सो ऑन, बट फिलहाल चूंकि ये पैरेलल है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसने कोई एनर्जी गेन नहीं करी है आपके पास। ठीक है मेरे बच्चे।